Alright, so we're going to be going work energy power revision in this session. So let's begin now. Now, work energy power. We're also going to do past papers in the end क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत छोटी सी है और देखो ये सिर्फ 3 पेज में थ्योरी इसकी कवर हो रही है, लेकिन इसके पास पेपर्स हैं थोड़े से ट्रिकी, तो हम वो एंड में देखेंगे. So, work energy power. Now, work done. What is work done? Work done is defined as the product of हमें पता है कि डिस्टेंस जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी जो इस पूरी क्वांटिटी को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन इज डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है. सो एग्जाम में मार्किंग स्कीम में ज्यादातर मैंने देखा है लिखा हुआ दैट डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, सो आई वुड प्रेफर कि आप लोग यही लिखें. ओके, सो इसके यूनिट्स होते हैं जूल्स. एनर्जी के भी यूनिट्स जूल्स होते हैं, यानी इसका मतलब वर्क डन और एनर्जी के बीच में कोई रिलेशन होगा, उसमें मैं आऊंगा अभी. And it is a scalar quantity. It is a product of two vector quantities, so it is a scalar quantity. ठीक है. Now, case one, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पे वर्क डन हो रहा है ऑन अ स्मूथ सरफेस का मतलब द सरफेस डज नॉट हैव फ्रिक्शन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस पर एक एफ डी जो मैंने ड्राइविंग फोर्स है उसको लेबल किया है, एंड इट इज मूविंग अ डिस्टेंस जो मैंने ग्रीन कलर के एरो से लेबल किया है, डिस्टेंस डी से मूव कर रहा है, ठीक है. तो फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट हमें बताएगा कि इस पे वर्क डन कितना हुआ है, ठीक है. दिस इज व्हेन द सरफेस इज स्मूथ, ठीक है. नाउ इफ आई हैव अ रफ सरफेस, वी नो कि जब सरफेस रफ होती है तो उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है. इट प्रोवाइड्स फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के अगेंस्ट एक्ट करती है, ठीक है. सो मेरी जो ड्राइविंग फोर्स है इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट, एंड मेरी जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है. एंड डिस्टेंस मूव्ड इज डी. तो हर फोर्स एक अलग वर्क करेगी, ठीक है. जो वर्क ड्राइविंग फोर्स कर रही है दैट इज एफ डी मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस मूव्ड, और जो वर्क फ्रिक्शनल फोर्स कर रही है दैट इज एफ एफ मल्टीप्लाई बाय डी. अब हमें पता लगाना है कि नेट वर्क डन क्या हो रहा है, मतलब ओवरऑल वर्क डन क्या हो रहा है. सो दैट विल बी गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ दीज टू वर्क डन, ठीक है. तो एफ डी इंटू डी माइनस एफ एफ इंटू डी. मैं डी को फैक्टर आउट कर देता हूँ, तो ब्रैकेट में मेरे पास एफ डी माइनस एफ एफ आ जाएगा. एंड दिस एफ डी माइनस एफ एफ इज टेलिंग अस व्हाट, इट इज टेलिंग अस द नेट फोर्स, ठीक है. तो मैं यहाँ उसको रिप्लेस कर देता हूँ बाय एफ नेट. सो डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एफ नेट या एफ नेट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज द नेट वर्क डन, ठीक है. मतलब एक डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है वो हमें उस पर डिपेंड करता है कि वर्क डन क्या हो रहा है, ठीक है. नाउ अच्छा, यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक सब क्लियर है? कैन आई मूव ऑन? ठीक है. नाउ केस नंबर 3 के फोर्स एट एन एंगल. अभी हमने ऊपर बात की कि वर्क डन क्या होता है. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो अगर ऐसा हो कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्टेंस की डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस और फोर्स की डायरेक्शन सेम ना हो, तब क्या करें? सो वी गोना बी रिजॉल्विंग द वेक्टर, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो फोर्स है इट इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है. तो वो अगर मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊं, अगर तो if my force is acting in this direction like this, that is at an angle of theta to the horizontal, तो हम उसका वो कंपोनेंट लेंगे उस फोर्स का that is parallel to the direction of the distance, ठीक है, या parallel to the displacement. तो in this case मेरा जो ये horizontal वाला component है this is parallel to my distance. तो and we know कि जिस साइड से एंगल अटैच हुआ हुआ होता है that is always cos. So my component becomes fd cos theta, ठीक है. एंड वी आई मल्टीप्लाई दैट बाय द डिस्टेंस, तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा. सही है. देन वी हैव अनदर केस कि अगर फोर्स और डिस्टेंस
दोनों परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो वर्क डन मेरा 0 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, मतलब उसका कोई कंपोनेंट भी, उस फोर्स का कोई कंपोनेंट भी उस डिस्टेंस के पैरेलल नहीं है। तो यहाँ देखो, इसका जो, इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज 0। ठीक है, दिस इज एक्टिंग एग्जैक्टली वर्टिकली। ठीक है, इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। तो डिस्टेंस मूव और जो फोर्स है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज व्हाई द वर्क डन इज 0। ओके, नाउ वी गोना बी मूविंग ऑन टू एनर्जी। ठीक है, और इसी में मैं बताऊंगा कि वर्क डन और एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है। सो द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, मेरे पास एक एनर्जी है, आई हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आई कैन स्पेंड इन डूइंग सम वर्क। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई हैव द एबिलिटी टू डू वर्क, दिस मीन्स दैट व्हेन आई एम डूइंग सम वर्क, मेरी एनर्जी कम हो रही है। राइट, तो अगर मैं किसी चीज पे कोई वर्क कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी कम हो रही है। इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर जिस ऑब्जेक्ट पर मैं पॉजिटिव वर्क डन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और मैं उस पर एक वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी एनर्जी कम हो रही है लेकिन उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ रही है, इसी वजह से दैट ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव अहेड, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, दिस ऑल्सो मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट और मैं लेफ्ट की तरफ उसको फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू होल्ड बैक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। इसका मतलब मैं उस पर नेगेटिव वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, और इसी पे बेस्ड है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिस पे अभी हम आएंगे। नाउ द यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज जूल्स एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ ये चीज जो मैंने हाईलाइट की है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स गोइंग टू हेल्प अलॉट इन डूइंग क्वेश्चंस बोथ इन P1 एंड P2। तो ये लिखा हुआ है मैंने कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल पर दोबारा आए, जो मैंने केस 2 बताया था अभी, इस पे देखो, जो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स है, नाउ दिस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू माय वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब एक फ्रिक्शनल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रही है, दैट इज इक्वल टू दैट ऑब्जेक्ट डूइंग वर्क अगेंस्ट दैट फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब ये हो गया कि अगर आई एम रनिंग, या ऐसे समझ लो कि अगर आई एम स्लाइडिंग ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड जो मुझे फ्रिक्शन लगा रहा है, नाउ टू ओवरकम दैट फ्रिक्शन आई एम डूइंग सम वर्क। ठीक है, सो दैट मीन्स कि मैं उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो वर्क कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू दैट द वर्क डन जो फ्रिक्शनल फोर्स मुझ पर कर रही है। सही है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? गाइस यू कैन अनम्यूट। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज के if work is done on an object and its speed changes, then this work done is converted to its change in kinetic energy. I think it's very easy concept कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर मैं वर्क कर रहा हूँ और उसकी स्पीड चेंज हो गई है, फॉर एग्जाम्पल उसकी स्पीड पहले 0 थी, मैंने उस पर वर्क किया एंड इट स्टार्ट्स टू मूव इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन विद अ पर्टिकुलर स्पीड। तो क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हुई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। ठीक है, नाउ अगर ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम डूइंग वर्क इन स्टॉपिंग दैट ऑब्जेक्ट, और उसकी स्पीड हो गई है 3, तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई ना, इन दिस केस उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। राइट, तो मेरा जो वर्क डन होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर, और अगर सिर्फ ये तब होता है जब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही हो। ठीक है, नाउ इफ वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट टू लिफ्ट इट अप, ठीक है, उसको मैं वर्टिकली लिफ्ट कर रहा हूँ या एक एंगल पे लिफ्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो जो उसका वर्क, जो वर्टिकली उसका डिस्प्लेसमेंट है, राइट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जब वो एट ग्राउंड है, जब वो ग्राउंड पर ऑब्जेक्ट है, तब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक है, मैंने उस पर कोई वर्क किया, आई स्पेंड सम एनर्जी ऑन दैट ऑब्जेक्ट टू लिफ्ट इट अप।
ठीक है, मैंने उसको उठाने के लिए कोई वर्क किया, देन मैंने जो वर्क किया वो वर्क कहाँ गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन सी एनर्जी में? इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। या अगर फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट 25,000 फीट इन द एयर, ठीक है, और देन इट बिगिंस टू राइज अप फर्दर इन द एयर, और उसकी हाइट हो गई फॉर एग्जांपल 35,000 फीट। तो वो जो 10,000 फीट उसने कवर किया वर्टिकल डिस्टेंस, उसको उसको कवर करने के लिए एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द इंजन, यानी इंजन ने कोई वर्क किया एंड दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू मूविंग द प्लेन वर्टिकली अपवर्ड्स। सही है। नाउ if an object is falling at constant speed, and this is very important, ये MCQ भी है, कि अगर एक सॉरी पेपर 2 में क्वेश्चन है, अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ फॉल कर रहा है तो उसकी जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस। व्हाट आई मीन इज कि फॉर एग्जांपल सपोज करो एक पैराशूटिस्ट, एक पैराशूट है, एक आदमी है जिससे पैराशूट पहना हुआ है एंड ही इज फॉलिंग डाउन एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। नाउ वी नो कि जब वो नीचे गिर रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। नाउ जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो वो वाली एनर्जी गई कहाँ पे? वी नो कि अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए, राइट? देयर इज नो अदर वे दैट एनर्जी कैन बी कॉम्पेंसेटेड फॉर। लेकिन हमें पता है कि ही इज फॉलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। नाउ हम एक एक जगह पे हम देख रहे हैं कि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं हो रही, तो वो जो एनर्जी है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई है, वो कहाँ गई? नाउ दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस, यानी वो एनर्जी रेजिस्टिव फोर्स जो उस पर लग रही है ना, उसको ओवरकम करने के लिए स्पेंड हो गई, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती, तब वो वाली एनर्जी कहाँ जाती? तो उसका लाइक लास्ट चॉइस जो हमारे पास है, दैट इज सेइंग कि वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज के इफ एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द स्टार्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग पोजीशन है उस पे जो उसकी पर्टिकुलर एनर्जी है, दैट इज नॉट इक्वल टू इट्स एनर्जी एट द एंड। मतलब फॉर एग्जांपल इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट सम पर्टिकुलर पोजीशन और उस पोजीशन से मूव करके कोई और किसी और पोजीशन पे आ गया, तो अगर पोजीशन ए से उसकी पोजीशन ए पे जो एनर्जी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पोजीशन बी, तो वो जो चेंज इन एनर्जी आया है ना, दैट शुड बी कन्वर्टेड टू वर्क डन। देयर इज नो अदर वे टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट डिसअपियर, ओके, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सम फॉर्म, ठीक है। सो लाइक इफ इन अ क्वेश्चन दे आस्क के मेरी फॉर एग्जांपल when I began to fall down from a place, मेरी kinetic energy was 20,000 joules, sorry, मेरी potential energy was 20,000 joules, but when I came to the ground, मेरी उस वक्त जो kinetic energy थी that was 12,000। तो बताओ जो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस है वो क्या है? तो वी नो कि अगर मेरी एनर्जी 20,000 थी, तो जब मैं ग्राउंड पर आऊंगा तो वो सारी की सारी 20,000 का एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड टू माय काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मेरी काइनेटिक एनर्जी इज 12,000, मतलब 8,000 का जो डिफरेंस आया दैट इज ड्यू टू वर्क डन। सही है, ये बात क्लियर है? Isn't heat energy due to resistive force? Yes, heat energy can be due to resistive force, but या यू कैन से कि क्योंकि उसका जो हीट एनर्जी होती है दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मी हैविंग एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है। तो अगर मेरी एनर्जी ज्यादा है और मेरी एंडिंग पोजीशन पे मेरी एनर्जी कम हो गई, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, और दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और इट कैन बी कन्वर्टेड टू बोथ, ठीक है। बस इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म, इट कैन नॉट बी डिसअपियर। ओके, नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब जब भी रेट का वर्ड आता है, रेट का मतलब वी डिवाइड दैट क्वांटिटी बाय टाइम। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस वर्क डन पर यूनिट टाइम। नाउ वी नो कि वर्क डन, अब हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
नाउ मैंने फ्रैक्शन को अलग करके लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एंड वी नो कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. So my formula becomes power is equals to force multiplied by velocity of an object, and it is only valid when velocity is constant. ठीक है, this is a condition for this formula to be valid. ठीक है. Now इसके units होते हैं watts and it is a scalar quantity. ठीक है. Now परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होता है, और इसके कुछ एमसीक्यूज वगैरह काफी ज्यादा आते हैं, तो इसका अगर ये फॉर्मूला जहन में रहेगा ना तो कभी भी गलत नहीं होगा. तो लाइक इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द यूजफुल पावर या एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट इनटू 100. देयर इज नो अदर फॉर्मूला, सिर्फ यही फॉर्मूला वैलिड होगा. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उस पे टोटल उसको टोटल जो एनर्जी मिल गई है दैट इज 1000 जूल्स. ठीक है. Now, some energy was converted in doing work. For example, 200 joules was converted to work done against resistive forces. और इसकी जो मूवमेंट है जो मुझे एक्चुअली करवानी थी तभी मैंने एनर्जी दी थी. इफ आई हैव टू मूव एन ऑब्जेक्ट, जो उसको एनर्जी दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी सारी की सारी एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी. लेकिन कुछ एनर्जी आई डिडंट वांट दैट, बट कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो गई इनटू रेजिस्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए. तो जो बची 800 जूल्स, दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी नाउ. ठीक है, ये दिस इज द यूजफुल एनर्जी कन्वर्टेड. तो मेरी परसेंटेज एफिशिएंसी क्या हुई? माई यूजफुल एनर्जी आउटपुट दैट इज 800 डिवाइडेड बाय माई टोटल एनर्जी इनपुट. नाउ टोटल एनर्जी ये नहीं कर देना कि 1000 प्लस 200 तो 1200, नहीं, टोटल एनर्जी इनपुट इज 1000. सो 1000. तो मेरी एफिशिएंसी ये हो गई. अगर मुझे परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सही है. सो दिस इज 80 over 10, so 8. 80, 80%. ठीक है. So my percentage efficiency is 80%. ठीक है.